हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को कल डार्विनवाद के सिद्धांत से या डार्विनवाद के बारे में बताया जा रहा था कि डार्विन ने किस तरीके से अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया और उनका जो मुख्य सिद्धांत था विभिन्नताएं और उनकी वंशागति। ठीक है, ये काफ़ी चर्चित रहा कि किस तरीके से विभिन्नताएं जो है वंशागत होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के इन्होंने अपनी सारी बातों को अनुकूलन को लेकर के बात रखी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इनके ऊपर और वैज्ञानिकों ने क्या किया कि शोध किया। जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर लेता है तो उसके सिद्धांतों की खोज करने के लिए, अब चूंकि वो उन लोगों को लोग जान जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके विषय में उनका मूल्यांकन किया जाता है कि क्या इन्होंने जो बातें कही हैं सही कही हैं या गलत कही हैं, किन तथ्यों को पे जो है इन्होंने अपनी बातों को रखा है, वो तथ्य सभी के लिए समान है कि नहीं समान है। ठीक है, ये हर जगह अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनके अंदर जब ये लोग और वैज्ञानिक लोग जो है उस पर रिसर्च करते हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई कमियां आती हैं, तो उन्हीं कमियों को यहाँ पे दिखाया गया, तो उस पे बाद उनकी आलोचना होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर डार्विन के प्रति आपत्तियां या आलोचना दोनों शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, पहला था इन्होंने डार्विन के प्रति आलोचना में कि डार्विनवाद विभिन्नताओं की उत्पत्ति तथा कारणों पर कोई प्रकाश नहीं डालता। विभिन्नताएं कह रहा था कि उसमें बताया गया था आप लोगों को कि डार्विन ने जो है अपने सिद्धांत में कहा कि कोई न कोई व्यक्ति जो है किन्हीं न किन्हीं कारणों से सभी व्यक्ति एक समान जीवित कर रहने के लिए सभी व्यक्तियों को एक समान संघर्ष नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो उनके अंदर कुछ न कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती हैं। जो लाभदायक विभिन्नताएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। तो यहाँ पर जो विभिन्नताओं को कहा उन्होंने कि उनके अंदर कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन वो विभिन्नताओं की उत्पत्ति कैसे हुई है इस बात को डार्विन ने नहीं बताया, और तथा कारणों पर यानी विभिन्नताएं किसके कारण उत्पन्न हो रही हैं इसको भी नहीं बताया। ये उनकी कमी रही। ठीक है, दूसरे नंबर पे कह रहा है यह स्पष्ट नहीं होता कि विभिन्नताएं जिनकी वंशागति होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचती हैं। देखिए, विकास के समय तक जो बात चल रही थी तो उसमें ये कंफर्म नहीं था कि उसको ले जाने वाला, आज के डेट में सभी लोग जानते हैं कि हेरिडिटरी यूनिट आज के डेट में डीएनए है। ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक कैरेक्टर को लेके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विभिन्नताएं लिखा उन्होंने, तो उसमें लिखा कि यह स्पष्ट नहीं होता कि विभिन्नताएं जिनकी वंशागति होती हैं, वहाँ डीएनए नहीं कहा उन लोगों ने कि डीएनए के द्वारा जो वंशागति होती है उसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है कैरेक्टर पहुँचते हैं। तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा, विभिन्नताएं शब्द उसके लिए यूज किया। और उसकी वंशागति कैसे होती है, तो विभिन्नता कैसे वंशागत हुई, उसको कौन लेके जा रहा है, इस बात की व्याख्या करने में, ठीक है, डार्विन असफल रहे, उन्होंने इसको नहीं बता पाया। तीसरे नंबर पे है प्राकृतिक वर्ण को नई जातियों की उत्पत्ति का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन, आप जानते हैं कि जब उनमें जीवों के अंदर जो संघर्ष होता है तो उसमें जो सर्वाइव करता है वही जीवित रहता है और नेचर ही उसको सेलेक्ट करती है। तो वो विभिन्नताओं के कारण जो है नई जातियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कि कुछ न कुछ उसके अंदर विभिन्नता है तभी तो वो सर्वाइव कर गया। तो कह रहा है कि उसी के कारण नई जाति, चूंकि आप उसमें लिखे हैं देखे हैं, बताया गया है कि जो विभिन्नताएं होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती हैं और जो है क्या है इतना भिन्न हो जाते हैं कि वो अपने पूर्वजों से काफ़ी भिन्न हो जाते हैं संतानें। ठीक है, तो वो क्या होती है, भिन्न होने के कारण वो नई जाति का रूप ले लेती हैं। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया कि क्योंकि उत्परिवर्तन से भी जातियों का विकास होता है। उत्परिवर्तन जिसको ह्यूगो डुब्रीज साहब ने दिया था, जिसको म्यूटेशन इंग्लिश में कहा जाता है कि सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड द म्यूटेशन। उन्होंने म्यूटेशन के बताया कि जीन में होने वाले अचानक परिवर्तन को म्यूटेशन कहा जाता है। तो जब म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन हो सकता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, तो उसमें या तो जीन म्यूटेशन किसे कहते हैं, अगर उसके नाइट्रोजिनस सीक्वेंसेस, नाइट्रोजिनस बेसेस जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन होते हैं, उनके अंदर कोई चेंजेज होते हैं
तो उसको जीन म्यूटेशन, क्रोमोजोमल मतलब क्रोमोसोम या गुणसूत्र के अंदर कोई परिवर्तन होता है तब उसको म्यूटेशन। तो उनके कारण जब उसके जीन में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है कि उनके कैरेक्टर में भी परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन उनकी संतानों में दिखेगा। तो उनकी संतानों में दिखने के कारण उस परिवर्तन से भी जो है नई जातियों का विकास होता है, ठीक है, वो कैरेक्टर भिन्न आते हैं, ठीक है। तो इसको जो है क्योंकि उत्परिवर्तन के कारण भी जातियों का विकास होता है, तो ये चीज़ें जो है मानी गई कि इसके कारण केवल जो है कि नई जातियों के नेचुरल सिलेक्शन को ही विकास का कारण, नई जाति की उत्पत्ति का विकास का कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि उत्परिवर्तन के कारण भी नई जातियों का विकास होता है। डार्विन ने अवशेषी अंगों पर कोई प्रकाश नहीं डाला। आप जानते हैं कि जितने सिद्धांत आपने पढ़ा, ठीक है, तो उसमें कहीं अवशेषी अंगों की बात डार्विन ने अपने सिद्धांतों में नहीं रखी, ठीक है। तो कह रहा है कि उसमें कोई प्रकाश नहीं डालता। यह जलीय जीवों से स्थलीय जीवों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता। मतलब कि जलीय जीव मतलब पानी से रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल हैं, शुरू में जो एनिमल थे जैसे प्रोटोजोआ से लेकर के आप पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा फिशेस तक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर क्या है जो है जलीय जीव हैं। उसके बाद एम्फीबिया टू ह्यूमन तक जो है एम्फीबिया से वहाँ से लैंड वर्टिब्रेट की शुरुआत की जाती है। तो स्थलीय जीव जो है माने जाते हैं जैसे मेढक से, ठीक है। तो उसकी उत्पत्ति की मतलब कि जलीय जीवों से स्थलीय जीवों का विकास कैसे हुआ है उसके बारे में कोई व्याख्या नहीं करता। यह बात संयोजी कड़ियों कनेक्टिंग लिंक, ऐसे आप जानते होंगे कि पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी यूग्लिना को माना जाता है, ठीक है। पक्षी और सरीसृप बच के बीच की कड़ी जो है आर्कियोप्टेरिस को माना जाता है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर देखा गया कि संयोजी कड़ियों, तो संयोजी जो उनको जोड़ते हैं कहाँ से, जैसे वायरस को माना जाता है सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी, तो उनके विषय में इन्होंने कोई बात नहीं बताई। यह सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब कि जो फिट है वही रहेगा, सरवाइव करेगा, जिएगा की व्याख्या करता है। मतलब कि जो उसके अनुरूप, प्रकृति के अनुरूप या उस नेचर के या वातावरण के अनुरूप अपने को ढाल लेता है उसको फिट माना जाता है और वही जी सकता है, ठीक है। किंतु ओरिजिन ऑफ द फिटेस्ट मतलब कि इस फिटेस्ट शब्द की मतलब जो उपयुक्त है उस वातावरण के लिए उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसकी व्याख्या नहीं करता है। मतलब कि व्याख्या तो करता है कि जो फिट है वो सरवाइव करेगा, लेकिन फिट की उत्पत्ति कैसे हो रही है, ठीक है, जो योग्य है उनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो बच्चों ये जो है उनके डार्विनवाद की आलोचना रही, ठीक है, या डार्विन के बारे में जो है आपत्तियां उठाई गई इन सेंटेंस के तहत, इन तथ्यों के तहत, और जो है उनकी आलोचना करने के बाद इन बातों को रखा गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।